ओम सैनी सर, संघ के खूब कसीदे पढ़े मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं। हेडेगवार साहब की उन्होंने बात की, हेडेगवार साहब के लिए कह रहे थे कि बहुत तोड़ा गया, बहुत तुमको जो है लालच दिया गया। वही बात भागवत साहब ने आज दोहराई। लेकिन जरा एक चीज समझाइए मुझे, आपने सब भाई स्वतंत्र भारत का पूरा इतिहास आप ठीक से पढ़े देखे सुने, बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ जुड़ी हुई। मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ? देखिए राय साहब, बिगैर गांधी की चलता नहीं है विदेश में। इनके न हेडगवारकर साहब का किसी को पता है कि कौन है वो, और न इनके जो बाकी नेता है उनके बारे में लोग जानते हैं। सर जो कुछ सर जाना ये जो जाता मेरा है। सवाल है, सर ये जो मेरा सवाल है वो इसलिए है कि जितना महिमा मंडन 40 मिनट का भाषण आप सब में से किसी ने भी अगर गांधी पर केंद्रित मोदी जी का सुना हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं सुनूंगा उस भाषण को मोदी जी के। अगर मोदी जी ने कभी 40 मिनट का एक भाषण महात्मा गांधी पर दिया हो, महात्मा गांधी के देश निर्माण पर दिया हो, उनके विजन पर दिया हो, जिस आदमी का जन्म इस धरती पर हुआ है उसमें 10 अच्छाइयां और 10 बुराइयां दोनों हो सकती हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं। गांधी जी पर 40 मिनट का केंद्रित कोई वीडियो हो, इनफैक्ट 14 मिनट का कोई वीडियो हो तो मुझे जरूर बताइए। ओम सैनी सर, ये सवाल मेरा इसलिए था। ये असंभव है गांधी के बारे में इस तरीके से बयान दे देना कि साहब जो है वो 14 मिनट बोले हैं या नहीं बोले, ये उनके उनके बस की बात नहीं है। उनका चरित्र बड़ा अलग किस्म का है, उनका कैरेक्टर बड़ा अलग किस्म का है। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के मास्टर हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में गांधी का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें शायद शास्त्रीय बातों का जिक्र है, इसलिए उनसे इस तरह की अपेक्षा करना तो निरर्थक है। बहरहाल लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ चर्चा अभी चल रही है उस चर्चा के अंदर महत्वपूर्ण ये है कि संघ का ये जो स्वरूप सामने आने लगा है, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। ऐसा संघ नहीं था, क्योंकि मेरे मेरे साथ में बड़ा संवाद रहा गोविंद आचार्य का। वो मेरे हम उम्र हैं और बिहार में उन्होंने छात्र आंदोलनों के साथ में बड़ा काम करके अपना नाम किया था। स्वदेशी जागरण का उन्होंने प्रचार भी किया था। तो वो उस वक्त संघ एक करवट ले रही थी। संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से एक राजनीतिक संगठन बनने की चेष्टा कर रहा था, वरना पहले जो, और वो 80 से पहले नहीं हुआ, उस तरह जनसंघ के माध्यम से भी नहीं हुआ। तो उसी 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 दौर में ये समझ में आया था कि जो कुछ ये बोलते हैं ये इनके पास में कुछ अपना नहीं है। जो कुछ है वो संघ के लोग जो देते हैं। हम लोग जो बच्चे थे तो लिखा करते थे कि वो एक झंडा लगा करके उसके चारों तरफ खड़े होकर के, और दक्ष आरंभ और अर्धवाम व्रत और पूर्वाम व्रत, और उसके बाद में खेलना स्टार्ट। हमारा इंटरेस्ट सब खेलने से था। बाद में समझ में आया कि बैठ करके राणा की जय जय, शिवा की जय जय, ये सब समझाते हैं। किस लिए समझाते हैं? तो धीरे धीरे लोग अपने आप छट जाते थे। तो वो हैसियत संघ की बनी ही नहीं। आज भी संघ की हैसियत, जब संघ के किसी आदमी से आप वर्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो वो टाल जाएगा, क्योंकि उससे उसका तत्काल उसका जो स्वरूप है वो सामने आने लगता है। उससे पता लगता है कि वर्ण व्यवस्था में उसकी हैसियत क्या है और जाति व्यवस्था में वो कहाँ टिकता है और किस तरीके से ट्रीट करने का सिलसिला होता है। तो राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है जिससे कि सब कुछ ढक जाता है, ऐसा समझा जाता है, वो बिल्कुल नंगा हो जाता है, उससे कुछ पता नहीं लगता। तो ऐसे ऐसे में ढीक जो भी मारे वो ठीक है कि इन्होंने सब कर लिया, इसका इसके स्रोत भी बता दिए कहाँ से आया कैसे आया। वरना तो ये सब दक्षिणाओं पर जो ये विजयदशमी को जो पैसे दिया करते थे उससे ही संघ का संचालन होता था। इनके होल टाइमर्स को भी कोई पैसा वैसा मिलता नहीं था, वो उस तरीके का। लेकिन अब बातें बहुत अलग हैं, और अब जो बातें हैं वही कॉस्मेटिक है और वही दबदबा दिखा रही है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, तो इमरजेंसी के दौरान ये पेरिस के एफिल टावर के नीचे खड़े हुए वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं न्यूयॉर्क में कुछ कर रहे हैं, कहीं ऐसा यूरोप घूम रहे थे, घूम घूम करके वो सारी बातें हो रही थी। तो ये सारे लगता है कि उनका एक पाखंड है, उस तरीके का नहीं है। डेडिकेशन जिस तरह का संघ के सामान्य लोगों का एक जमाने में हुआ करता था, अब नहीं है ऐसा। तो ऐसे में एक साथ लपेटने से तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ये तो सच है कि ये जो गांधी की फिलोसफी है वो इतनी ज्यादा प्रभावी है कि उसके सामने दूसरी फिलोसफी टिकती नहीं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से बना है और उसमें जो गारंटीज की बात है, उसमें जो प्रियम्बल की बात है, उसको परे रखने के बाद में कहां पर सारा बात बनता है। तो इनकी बातें तो उससे कहीं ताल्लुक ही नहीं रखती। इसीलिए ये तिरंगे की इज्जत नहीं करने का सिलसिला इनके साथ में जुड़ा हुआ है, संविधान की इज्जत न करने का सिलसिला इनके साथ में जुड़ा हुआ है, और उसका कोई जवाब ही देते नहीं। क्योंकि
बार बार, और लोगों को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो फिर से सवाल कर सके, वो आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आज जो कुछ देख रहे हैं हम सारा कि सारे अखबार रंगे हुए हैं और उसमें सारा कुछ बताया जा रहा है कि कितना ये हुआ है। 1925 में दुनिया के दो ही संगठन थे, एक तो कम्युनिस्टों का संगठन था और दूसरा ये, तो कम्युनिस्टों का संगठन तो बिल्कुल जमींदोज हो गया और हम आज पूरी दुनिया में चर्चित हैं, सारी दुनिया हमारे ओर देख रही है। ये समझाना चाहते हैं कि जो राष्ट्रवाद का ये जो स्वरूप है, जैसे अमेरिका में आपने रेड इंडियंस को कत्ल करके और बाकी जातियां वहां पर स्थापित हो गई, वैसे ये हिंदुस्तान में भी सोचते होंगे कि साथ जो लोग हमारे विपरीत जाते हैं वो नष्ट हो जाएं और उसके बाद में वापस हम उस तरीके से खड़े हो जाएं जिस तरीके का हिंदुत्व हम समझ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए माकूल जगह नहीं है, माकूल समय नहीं है। बाकी इनके लिए काफी कुछ उन्हें लगा कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ, तो ये, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हुआ, तो वैसा ही कहीं हिंदुस्तान में ना हो जाए, ये इनकी चिंता का विषय है। तो इस चिंता के विषय से निपटने का ये चेष्टा कर रहे हैं। मतलब ये कितना असरदार होता है, कितना नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जातियों को तोड़ देना और वर्णों को बुला देना और ये सब, ये जो हिंदू बनाने का एक वो स्वरूप बना रहे हैं, वो इस मुल्क में चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी लोग समझते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। अभी 11 बरस में अब तो समझ में आ गया और इसीलिए उम्मीद करते हैं कि तो ये 400 पार नहीं गए, 240 पे आ गए, आने वाले वक्त में कुछ और होगा। और ये जो हमारा जो गोडो है, वेटिंग फॉर गोडो की तरह से राहुल गांधी, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल टीम ऑटोमेटिकली तैयार हो रही है, हर जगह व्यवस्था निकाल रही है अपना। सोनम वांगचुक साहब शायद अब क्या ही कहा जाए, सोनम वांगचुक साहब के लिए टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये कहना कि सोनम वांगचुक साहब समझ नहीं पाए थे, ये थोड़ा नादानी सी लगती है। क्योंकि पिछले 11 साल की सत्ता में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बाट जोते जोते बहुत सारे लोगों की आंखों में जो है मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी गई है। तो वो अब सोनम वांगचुक साहब अगर ये नहीं समझ पाए तो उसके लिए कोई क्या ही कहेगा। जी ओम सैनी सर। मैं ऐसा, वो सोनल मा, ये जो लद्दाख वाले लीडर हैं, ये भी मेरी तरीके से गलत बात सोचते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कि हमें शत्रुता की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये जो लंबा चौड़ा जखीरा साथ में जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ में, उन नौजवानों को किसी तरीके से समझने और समझाने का सिलसिला करना चाहिए। मेरी उम्मीद यही है। और ये अगर वो समझ गए तो सबसे बड़ा रिस्क होगा, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये जो वर्तमान लीडरशिप है, जो भारतीय जनता पार्टी की अभी दिल्ली में शासन कर रही है, या संघ को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि नौजवान तो नौजवान ही है। वो तो जब भूख की और महंगाई की और गरीबी की मार का सिलसिला एहसास होते ही वो पलटेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधभक्त हो गया है, नौजवान जल्दी जागेगा। तो मैं इसको अगर नजरअंदाज कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री या भागवत साहब, तो बहुत गलती कर रहे हैं। ये इनके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। जी भागवत जी को तो सर भरोसा होगा ना कि अगर जेनजी का प्रोटेस्ट भारत के अंदर कहीं होता है तो उसको जो उनके ट्रेंड लोग होते हैं वो उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। उनको ये भरोसा तो डेफिनेटली होगा। हालांकि एज अ भारतीय, एज ए इंडियन, हम ये मानते हैं कि इस तरीके के प्रोटेस्ट भारत में एक बात मेरी जोड़ लीजिए, वो ये कि जिनको जमींदोज होना कहते हैं वो बिहार में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जगह भी हैं। वो शांत रहते हैं, सब्र के साथ में रहते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पे वो जितने जुझारू और जवाब देने वाले हैं वो बहुत बहुत ज्यादा है इस मुल्क के अंदर। ऐसी खामोशी को ये अगर ये समझते हैं कि मुर्दा हो गई, तो ये बहुत गलत ख्याल होगा उनका, वही उनके लिए जोखिम का काम होगा। जी बिहार में चूंकि सर एक बात जोड़ देता हूं, हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटी में सभी में आरएसएस की शाखा लगनी शुरू हो गई है और वहां के सिक्योरिटी वालों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी है। मैं आपको पटपड़गंज और न्योडा की बात बता रहा हूं, यहां पर पुलिस केस भी हुए और रिपोर्टिंग भी हुई है। ये शाखा जो है इन्होंने लगानी शुरू कर दी है। जयपुर विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही कांड हुआ है, एनएसयूआई और एबीवीपी में जम करके मारपीट चली है इसी चीज के लिए। डीयू में शुरू हो चुका है, जेएनयू में शाखा लगना, जेएनयू में शुरू हुई है, डीयू में अभी क्या पहले से चल रही थी या नहीं कुछ ऐसा था, जेएनयू में शुरू हो चुकी है शाखा लगना। तो ये चीजें तो सामान्य हो गई है देश में। जी ओम सैनी सर कुछ और कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ये इनको नजरअंदाज करके, और इन्होंने अगर ये जो रिस्क टेकिंग अपनी ताकत बताते हैं कि वो जोखिम लेने का बड़ा दम है उनमें,
तो बहुत गलत नतीजा निकलेगा इसका आने वाले वक्त में, क्योंकि नौजवान इस तरीके से ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकता। लद्दाख जैसे शांत प्रदेश में जिस तरीके से हुआ, क्योंकि दिव्यांशु तो लगातार इनकी तारीफ कर रहे थे कि आपने किया, हम आपके आभारी, हम अहिंसा के रास्ते से परे कहीं नहीं जाएंगे, हम लगातार गांधी के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उनके साथ में क्या किया है, तो एक अलग मैसेज जाता है। और वो ये जो जोखिम ले रहे हैं ये अपने आप में बड़ा खतरनाक होगा और उसके नतीजे बहुत दूसरे निकलेंगे, और उसमें भागवत साहब फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लोगों के सामने वही समझ में आएगा, गरीबी है, बेरोजगारी है, और मैं वो काबिल हूं या नहीं हूं, मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और उसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। और वो राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। राष्ट्रवाद चर्चा के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन जब भूख लगने लगती है तो चीजें बदल जाती हैं। जी।